दोस्तों अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके लिए वो प्रश्न छांट कर लाया हूं जो बीपीएससी का फेवरेट है और ये बार-बार पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो आप सभी जानते हैं अधिकतर जो एंजाइम पाया जाता है वो किसमें, प्रोटीन में। ठीक है, चलिए अगला। यहाँ पे देखिए ये अभी हाल ही में ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी 2022 में 67वीं बीपीएससी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगला प्रश्न करें, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह कौन सा होता है। तो देखिए क्या होता है कि सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो बोला जाता है उसको एबी को बोला जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं एबी पॉजिटिव भी होगा तो एबी पॉजिटिव आप याद लगा दीजिएगा। लेकिन आपसे बोला जाइए कि यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, दाता यानी कि सार्वभौमिक देता कौन सा ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप ओ हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्वीकार पूछे रिसेप्ट तो ए बी, और अगर डोनर पूछे तो ओ हो जाएगा। ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि ये भी महत्वपूर्ण है कि कोशिका का शक्ति केंद्र कौन सा होता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, या फिर हिंदी में बोलेंगे कोशिका का शक्ति स्रोत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो आप सभी जानते हैं जो बच्चा होता है यानी कि छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे में हड्डियों की जो संख्या होता है वो 208, लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है यानी कि 15-20 साल का हो जाता है तो 2 हड्डी घट के हो जाता है 206। परंतु यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको ना तो 208 दिख रहा होगा ना ही 206 दिख रहा, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। कह रहे कि 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है, जो मुख्यतः दो भागों में बटी होती है। यानी कि पहले भाग को कहते हैं अक्षीय कंकाल और दूसरे भाग को कहते हैं उपांगीय कंकाल। ठीक है, इन पॉइंट को आप याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, कौन सी है, तो हो जाएगा एंजाइम। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला कुछ और क्या क्या प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं उससे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो कि एक प्रोटीन है, अन्य उत्प्रेरक की तरह भी अभिक्रिया की गति तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति से ही होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही प्रकार की कार्य करता है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स करें, इसलिए यह पदार्थ का निर्माण और संश्लेषण दोनों ही उत्प्रेरित करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए, जो फेवरेट है, करें विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी जो विटामिन की खट्टे फलों में पाया जाता है उसे चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। यानी कि जो आपकी स्किन होता है, स्किन जो खट्टे पदार्थ अगर खाएंगे तो स्किन बहुत सुडोल होगा, स्किन आपका स्मूथ होगा। तो वो कह रहे हैं कि कौन कौन से यानी कि खट्टे पदार्थ, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं जो खट्टे फल होते हैं उसमें से विटामिन सी पाया जाता है, जैसे कि आंवला हो गया और भी बाकी जो खट्टे पदार्थ हो गए। ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, और कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे कि विटामिन सी ठीक है, रसदार फल होता है, विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। प्रश्न यहाँ से कई सारे बन सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछे कि विटामिन सी किस किस में फल में पाया जाता है, तो देखिए विशेषकर आपका जो आंवला है इसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, संतरा और नारंगी और अमरूद में पाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने की संभावना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कह रहे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, यानी कि विटामिन सी को क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूध किसका घटिया स्रोत है, दूध जो है वो किसका घटिया स्रोत है। घटिया स्रोत का मतलब होता है कि जो कम मात्रा में पाया जाता है। देखिए दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, ठीक है, प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी भरपूर मात्रा में किस में पाया जाता है, और दूध में पाया जाता है। मतलब कि इसको पूरक पोषक तत्व बोला जाता है, किसको, दूध को, यानी कि दूध में सभी तरह के विटामिन पाए जाते हैं। लेकिन जो सी है, विटामिन सी भी पाया जाता है, परंतु विटामिन सी दूध में कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। अगर आपसे पेपर में यह पूछा जाए कि संपूर्ण आहार किसे माना जाता है और ऑप्शन में आपको दिया रहे तो आप सबसे पहले टिक करेंगे दूध को। ठीक है, इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। सभी अनिवार्य पोषक तत्व का मतलब होता है कि हमारे शरीर को जिस जिस पोषक तत्व की जरूरत होती है वो सभी पोषक तत्व दूध में विद्यमान रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि विटामिन सी मात्रा में अत्यधिक कम होता है, यानी कि विटामिन सी भी होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विटामिन सी जो है ये घटिया स्रोत यानी कि पुअर सोर्सेस है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी अभी हमने जाना विटामिन सी को कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी को यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, थायमिन विटामिन जो बी होता है उसको थायमिन कहते हैं, और विटामिन ए जो होता है उसे रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, समझ रहे
ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ। आपने देखा होगा जो सेल्स होता है, ठीक है, सेल्स यानी कि कोशिका जिसे कहते हैं, उसमें ज्यादातर या फिर हम अपने मान लेते हैं शरीर में ही, तो शरीर में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, वाटर यानी कि पानी पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो सेल्स होगा, सेल्स में भी सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, पानी ही पाया जाएगा, यानी कि जल पाया जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो आप सभी जानते हैं कि निषेचन का जो प्रक्रिया हो तो वो अंडवाहिनी में होता है। कहाँ पर, अंडवाहिनी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको और कुछ प्रश्न यहाँ से बन सकता है, वो देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है। देखिए मानव में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक का मतलब कि अंदर, यानी कि मानव के अंदर निषेचन होता है। कह रहे कि मैथुन प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं और शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय या चलायमान या कह सकते हैं गतिमान होता है। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रवेश होकर गर्भाशय के ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं और अंततः सिर्फ एक शुक्राणु ही कहाँ जाता है, अंडवाहिनी में। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, नली में अंडाणु को निषेचित कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या बन जाता है, भ्रूण बन जाता है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज, यानी कि आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज है वो कौन है, तो क्रोमैग्नन मनुष्य है। ठीक है, क्रोमैग्नन, ठीक है, क्रोमैग्नन क्या है, मनुष्य है जो आधुनिक का है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज होगा वो क्रोमैग्नन मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला और कुछ यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। क्रोमैग्नन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है, ठीक है, या आज के मानव के मन, ठीक है, आज के मानव के एकदम सामान्य 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा साधा था। पाषाण युग में रहता था। कब, पाषाण युग में रहता था और ये अस्थि औजारों का प्रयोग करता था, यानी कि हड्डियों के जो औजार होते थे उसका वो इस्तेमाल करता था। पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था, यानी कि उतना उसे वो नॉलेज था कि पशु के खाल को छीलकर उसे सीलकर और उसे बस्तर बना ले, वस्त्र बना ले, बिस्तर बना ले, कुछ भी बना ले, लेकिन पशु के खाल को क्या करके, सील करके। मानव गुफाओं में रहता था, यानी कि गुफाएं ये बनाते थे और उसी गुफा में ये बसते थे। गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। कौन सा, क्रोमैग्नन। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं क्या प्रश्न है जो कि फेवरेट है। कह रहे देखिए विकास का मुख्य कारक है, तो आप सभी जानते हैं विकास का जो मुख्य कारण है वो प्राकृतिक वरण है, प्राकृतिक का वरण ही। यहाँ पे कुछ और प्रश्न जो बन सकता है, कह रहे आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जाति के अभिद्वितीय, ठीक है, अभिद्वितीय को अनुवांशिक विविधताओं के अनुज्ञ, ठीक है, अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखिए, जो अभी हाल ही में बीपीएससी ने इसे पूछा है, कह रहे कि कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक जो है पौधों में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी, सूर्य के प्रकाश में भी, लेकिन किस में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें लगे हाँ कि ठीक मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहा हूं और आपके लिए लाभदायक है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। यह कारण अभी इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। मतलब कि जो कवक होते हैं इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है और यही कारण है कि इन्हें पादप जगत में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप जगत में रखा जाता था, लेकिन अभी नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कह रहे कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है। पेपर में यहाँ पे एक प्रश्न यही पूछ देता है कि लाइकन किस से बनता है, तो आप बोलेंगे शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन का निर्माण होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे बताइए कि क्या कहते हैं, जो शैवाल और कवक मिलते हैं तो उससे कुछ नहीं, मेट्यूलिज्म, क्या बोलते हैं, म्यूट्यूलिज्म, क्या बोलते हैं, म्यूट्यूलिज्म उसे बोला जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न बन सकता है उसे देख लेते हैं। कह रहे कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकन बनता है। एक पॉइंट तो यहाँ ये याद रखिएगा आप, जिसे क्या बोलते हैं, म्यूट्यूलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूट्यूलिज्म बोलते हैं। शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं, यानी कि दोनों ही लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है, स्वयं तथा कवकी घटक के लिए प्राप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, कह रहे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र पर है। क्या कह रहे हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है, तो वो क्या है, स्पाइनल कोड में है, जिसे कहते हैं कैसुरुक रज्जु, स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए और विस्तार से जान लेते हैं कि स्पाइनल कोड होता क्या है, कहाँ पे होता है। देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कैसुरज्जु में होता है। मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना है। ठीक है, मेंडुला और ऑब्लंगेटा से आरंभ होकर केसुरुक दंड में घिरा हुआ है, नीचे की ओर विस्तारित होता है और क्या है, मस्तिष्क का आवरण जो होता है द्वारा ढका होता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे कि
कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से, ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली कौन सी गैस है, यानी कि कौन कौन से हैं। तो आप सभी जानते हैं जो ये फल होते हैं, यानी जो कच्चे फल होते हैं, उसे पकाने के लिए या तो वो प्राकृतिक रूप से पक जाते हैं यानी कि पेड़ पे ही, या तो फिर अगर कच्चे तोड़ लेते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल जो गैस होती है, ठीक है, कृत्रिम जो गैस होती है उसमें डालकर उसे पकाया जाता है। तो मुख्य रूप से उसमें एसिटिलीन और एथिलीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे है क्या, एसिटिलीन और एथिलीन, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो फलों को पकाने के लिए क्या एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में एसिटिलीन जो है फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कारण क्या है कि जो एसिटिलीन है वो ह्यूमन बीइंग के लिए, कि मानव के लिए ये हानिकारक गैस है। इससे कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एसिटिलीन है इस पे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि फल पकाने के लिए आप एसिटिलीन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकता है। पेपर में ये पूछा जाएगा कि अभी सबसे प्रमुख जो गैस है जो कच्चे फलों को पकाते हैं वो कौन सी है, एसिटिलीन है या फिर आप एथिलीन है। तो आप प्रयोग यूज करेंगे, आप आंसर करेंगे एथिलीन, क्योंकि जो एसिटिलीन है इसको क्या कर दिया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। किसको, एसिटिलीन को। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, पौधे की भांति पौधा मिलता है। ठीक है, तो वो किस में हो जाएगा, तना काट में, तना काट में पौधों की भांति पौधा। कहने का मतलब यह है कि एक पौधा से पौधा बन जाता है। कैसे, मान लीजिए कि आपका जो गुड़हल का पौधा होता है, उस गुड़हल या फिर गुलाब के पौधे में से एक टहनी को काट लो, यानी कि एक तना को काट लो या टहनी को काट लो और आप उसे मिट्टी में लगा दो, तो वो दोबारा वो पौधा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि पौधा बन जाएगा। यही इसमें बोला है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे डिटेल आप जानिएगा तो इसमें देखिए गुड़हल आपको बता ही दिया, गन्ना आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या गुलाब भी है। ये कुछ प्रमुख पौधे हैं जिसे आप टहनी काट के लगा सकते हैं। ठीक है, पानी मिट्टी से जड़ों, देखिए पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परासरण। परासरण कह रहे पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया के द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं जो पौधे होते हैं पत्तों के द्वारा गर्मी के मौसम में जब सूर्य की रोशनी की मदद से होता है हीट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि ऊपर की ओर उठता है, उसी को कहते हैं इवोपरेशन। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है। क्या कारण होता है भैया, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जल के बाहर जब मछलियों को निकाले जाते हैं तो ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण वो मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वो सांस नहीं ले पाता है। क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता है, कारण क्या होता है, चलिए अभी हम आगे इसको देखते हैं कि क्या कारण होता है। ठीक है, विस्तार से यहाँ पे देखिए कह रहे कि हवा में लगभग 21% जो है ऑक्सीजन होता है। तो हवा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं हवा में सबसे ज्यादा यानी कि 78%, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 या 0.9 तापमान पर निर्भर करते हैं। ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो ऑक्सीजन की कमी होने से वाली घुटन के कारण वो क्या करता है, मर जाता है। इसका कारण है कि वह पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी करता है। ठीक है, अब यहाँ कह रहे कि पतले चट्टे गलफड़े में एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, जो गलफड़े होते हैं एक कागज की भांति कार्य करता है। पानी से बाहर निकालने पर यह गलफड़े आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सतही जो क्षेत्र होता है वो कम हो जाता है और घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, मछलियों की जान चली जाती है, यानी कि मछली का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं उसे कहते हैं आवास। जहां पर जीव रहता है उसे क्या कहते हैं, आवास कहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि किसी प्रजाति विशेष के पौधे या फिर जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह यानी कि एक्चुअल जो लोकेशन होता है वह आवास, हैबिटेट कहलाता है। क्या बोलते हैं, एक्चुअल लोकेशन जो होता है उसे हैबिटेट या फिर उसे आवास कहते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और अच्छे अच्छे छांट कर प्रश्न लाऊं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कह रहे कि मधुमक्खी की कॉलोनियों के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, यानी कि कह रहे कि एक मधुमक्खी अगर दूसरे एरिया में चला जाए तो वो एक मधुमक्खी कैसे उसे पहचानेगा, ये हमारे ही सदस्य है। तो देखिए वो क्या करता है, गंध से,
किससे? गंध से पता कर लेता है कि हमारा ही फैमिली का मेंबर है, हमारा ही दादा है, हमारा ही चाची, हमारा ही चाचा है। कौन? मधुमक्खी। अब वो देखिए नृतक से भी पहचानते हैं, लेकिन जिस दिशा में मधुमक्खी को कुछ वहां पे मीठा चीज मिलता है या उसे खाने का चीज मिलता है, तो उस स्थिति में वो डांस करता है। कौन? मधुमक्खियां। और डांस से पता कर सभी को कर देता है कि यहाँ पे हमें क्या मिला है, रस मिला है या फिर मीठा चीज या मीठा फूल कुछ मिला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे देखिए लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। कह रहे कि जितने भी पक्षियां होती हैं वो हम जैसे कि एक दूसरे से सूचनाओं को आदान प्रदान करते हैं बोलकर, भाषा से, इशारों से, उसी तरीके से जो पक्षियां होती है उनमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन उनमें तो भाषाएं होती नहीं है, फिर वो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो वो क्या करते हैं? दृष्टि से, आवाज से, स्पर्श से, अपने गंध द्वारा छोड़े गए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, मधुमक्खियां भोजन की दिशा यानी कि जिधर उसे भोजन मिलता है स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, यानी कि वो विभिन्न प्रकार के डांस करती है कि इधर भोजन मिला है। अब बाकी उसी के साथ सारी की सारी मधुमक्खियां उसी के पीछे चली जाती है, जबकि एक दूसरे को गंध से क्या कहते हैं? पहचानते हैं। दो महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया गया है। क्या? कि एक दूसरे को जो पहचानते हैं गंध से, और उसके बाद अगर भोजन कहीं मिलता है तो नृत्य करके यानी डांस करके एक दूसरे को बताता है। ठीक है, अगला देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो वो सभी कौन सी धातु होती है? वो धातु होती है लोहा। ठीक है, क्या होता है? लोहा। और लोहा आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। और हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है एनीमिया। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहे कि मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो कि सभी स्तनधारियों में मांसपेशियों में पाया जाता है। कहां पर? सभी स्तनधारियों में मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह रहे कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रियाओं को कहते हैं। यानी कि जो मनुष्य होता है, अगर देखिए खून में किसी भी तरीके की दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीटॉक्सिन या फिर कोई भी कुछ ब्लड में हानिकारक पदार्थ मिल जाता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं? डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस का मतलब होता है कि ब्लड को शुद्धिकरण करना। होता क्या है कि डायलिसिस के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जो ब्लड होता है उस ब्लड को निकाला जाता है और दूसरी ब्लड को चढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं डायलिसिस करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह को कहते हैं डायबिटीज। ठीक है, तो किसके कमी के कारण होता है? तो वो इंसुलिन की कमी से कारण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसे सिर्फ ये बीपीएससी नहीं, एसएससी, बीपीएससी बहुत सारे इसको क्वेश्चंस को पूछा है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। पेपर में कई बार ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है, तो आप बताएंगे कि ग्लूकोज का नियंत्रण करना। इसकी कमी से ही रक्त में ग्लूकोजन का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि ग्लूकोज का नियंत्रण है वो नहीं हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे कह रहे कि एड्स। ठीक है, क्या है? AID एड्स। ठीक है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो आप सभी जानते हैं वो होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण होता है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पेपर में कई बार पूछ देता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। ठीक है, कई बार ये भी पूछा जाता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला कुछ और देख लेते हैं, कह रहे कि एड्स एक विषाणु जनक, यानी कि एड्स जो है वो क्या? वायरस है। वायरस को ही कहते हैं विषाणु रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु यानी कि HIV, जिसे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं, HIV। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि HIV द्वारा होने वाला रोग, यानी HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो अभी अभी हमने जाना वो कौन सा है? एड्स है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे कि निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया एक संक्रमण है, तो आप सभी जानते हैं निमोनिया जो है वो संक्रमण है। और किसके कारण? यहाँ पे देखिए फेफड़ों का। क्या है? फेफड़ों का एक संक्रमण है। कौन? निमोनिया। इसको ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। ठीक है, देखिए 67 2022 को देख लेते हैं और विस्तार से इसे कह रहे कि निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह, ठीक है, प्रदाह उत्पन्न करता है। संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो यहाँ पे है, कह रहे कि स्त्रियों की तुलना में
पुरुष अधिक वर्णदता से पीड़ित हो सकते हैं। कहने का मतलब कि स्त्री से ज़्यादा जो स्त्रियों से तुलना में यानी कि पुरुष में अधिक वर्णदता का मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि ब्लाइंड ब्लाइंडनेस जो होता है वर्णदता है वो पुरुषों में ज़्यादा है, किसके? स्त्रियों की अपेक्षा। कारण क्या होता है? कारण होता है इनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। किसमें? महिलाओं में। महिलाओं में आप सभी जानते हैं कि महिलाओं में सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं इसमें वाई पाया जाता, एक्स और वाई दोनों पाया जाता है। किसमें? जो पुरुष है उसमें एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, एक्स और वाई दोनों पाया जाता है, लेकिन जो महिलाएं हैं दो उसमें सिर्फ एक्स पाया जाता है। ठीक है, और इसे यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रश्न बन सकते हैं। कह रहे कि स्त्रियों में दो एक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होते हैं, जबकि एक्स जो वर्णदता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्यतः एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है, और इस तरह से महिलाएं केवल वाहक कार्य करती हैं, पीड़ित नहीं होती। ठीक है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पे है क्या कि एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? जो एस्पिरिन है कहाँ से मिलता है? तो आप सभी जानते हैं जो एस्पिरिन है वो मिलता है कहाँ से? तो पेड़ से मिलता है। कहाँ से? पेड़ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको और डिटेल से। कह रहे कि एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ज्वर, ठीक है, एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ज्वर हर दवाएं वेदना निवारक काम करते हैं। क्या? वेदना निवारक दवाओं को विल्लो वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है। पेपर में यह पूछा जाएगा जो एस्पिरिन है वो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, तो आप बोलेगा कि वो विल्लो है। क्या है? विल्लो वृक्ष, विल्लो। ठीक है, विल्लो वृक्ष की छाल से एस्पिरिन की दवाई बनाई जाती है। और ये क्या है? एंटीपैरेटिक है, ज्वर हर दवाइयां, वेदना निवारक, वेदना का मतलब होता है दर्द निवारक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है स्कर्बिक थाइमिन, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है एटीएच, और जो टिटनस होता है बीसीजी, लेकिन जो मलेरिया होता है वो क्लोरोक्विन नहीं होता है, कुछ और होता है, अभी हम डिटेल से जानेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं विस्तार से। कह रहे जो बीसीजी है, ठीक है, टीका तपेदिक से बचाव के लिए किया जाता है। तपेदिक क्या होता है? और कुछ नहीं, टीबी होता है तपेदिक, जिसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और मलेरिया के उपचार हेतु, ठीक है, एराब्रिन, क्लोरोक्विन आदि का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? मलेरिया के प्रयोग के लिए। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि जो थायमीन है, थायमीन को विटामिन बी के नाम से जाना जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला देख लेते हैं, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन की उर्वरक का प्रयोग सबसे ज्यादा की जाती है। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? किसमें? क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल में देखिए जो धातु आयन पाया जाता है वो पाया जाता है मैग्नीशियम। किसमें? क्लोरोफिल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए जो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक पिगमेंट है। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो अभी अभी हमने देखा क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो वही सेम क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला देखिए, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और उसी प्रकाश संश्लेषण को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है कि हरे पादप स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से खाद्य संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण से अभिप्राय प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण, ठीक है, जिसमें कि पादप सूर्य के प्रकाश से पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, CO2 एवं जल यानी H2O का उपयोग कर खाद्य संश्लेषण यानी कि खाना को बनाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो अभी हाल ही में पीवीएससी ने पूछा है, कर कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? यानी कि जो कीटभक्षी पौधा होता है, कीट को फंसा कर वो खाता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए ही खाता है, क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता है, जिसके कारण कीटभक्षी पौधे वहां पे उग जाता है। ठीक है, कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, वहां कीटों का भक्षण करने के अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए ही उगते हैं कीटभक्षी पौधे। ठीक, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। यदि पुष्प नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। कह रहे कि जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरन से पुनः पौधा बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए हाल ही में बीपीएससी ने पूछा है, कह रहे पौधों का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है। तो वहां पे देखिए भोजन के भंडारण में भी करता है, और जो पौधे होते हैं तो कई जगह क्या कहते हैं, पौधे जो हैं
यह पेड़ है जो भोजन होता है उसका भंडारण भी करता है। भंडारण करके क्या करेगा? देखिए, भंडारण इसलिए करता है, मान लीजिए कि 2 दिन तक सूर्य उगा ही नहीं। जब वो सूर्य नहीं उगेगा तो सूर्य बिना सूर्य की रोशनी में उससे क्या करेगा? वो खाना बना नहीं पाएगा। अब जब वो खाना नहीं बना पाएगा तो भूखे मर जाएगा। तो इस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं? खाना को अपना स्टोर करके, यानी भोजन को भंडार करके भी रखता है। ठीक है? इसके अलावा आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण भी करता है। पौधे क्या करते हैं? अपने पौधे के आकार देने में भी होता है। तो इस स्थिति में यहाँ से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है? और इसको देख लेते हैं विस्तार से। कह रहे हैं पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषक तत्वों को जल के साथ वितरित करते हैं। भोजन पोषक तत्वों को भंडारण में मदद करता है। पौधों की पत्तियों, फूलों एवं फलों से सहारा देने के साथ पौधों को आकार देने भी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक, देख लेते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे देखिए सबसे लंबा जीवित वृक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सिकोया का वृक्ष, जो सबसे लंबा है। ठीक, अगला देखिए एस्पिरिन। एस्पिरिन तो क्या है? ये एंटीपायरेटिक है। क्या है? एंटीपायरेटिक है। सेम क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सबसे ज्यादा, साफ शब्दों में ये जाने तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? वो और किसी में नहीं, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है, जो कि अन्य फलियों से ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तना काठ आमतौर पर किसके परिवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो गन्ना होता है, गन्ना को काट कर ही फिर लगाया जाता है, यानी कि गन्ना के बीज नहीं बोई जाती है। तो यहाँ पे आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो हो जाएगा रिफ्लेक्शिया संसार का बड़ा पुष्प होता है। कितना बड़ा होता है? तो देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प रिफ्लेक्शिया है। इंडोनेशियाई वर्षा वन में ये पाया जाता है। डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था। फूल का व्यास लगभग 100 सेंटीमीटर और इसकी वजन की बात करें तो सब ज्यादा कम से कम 10 किलोग्राम होता ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कह दे हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है? तो देखिए जो हरगोविंद खुराना है, इसे जीन के संश्लेषण के लिए इसे जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो महत्वपूर्ण है, कह रहे कि डॉक्टरों द्वारा, ठीक है, एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस होता है। एनेस्थेसिया का देखिए जो गैस होती है, कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति की ऑपरेशन की जाती है ऑपरेशन थिएटर में, तो सबसे पहले उसे बेहोश किया जाता है और बेहोश करने की प्रक्रिया को ही एनेस्थेसिया कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, ठीक है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होता है, तो उस स्थिति में एनेस्थेसिया देता है वो नाइट्रस ऑक्साइड देता है। इससे क्या होता है? वो हंसने वाली गैस होता है, वो हंसता रहता है। ठीक है, क्या? एनेस्थेसिया के द्वारा। कहने का मतलब जो एनेस्थेसिया है, जब वो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करता है तो उस स्थिति में एनेस्थेसिया देता है। एनेस्थेसिया का मतलब होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। इससे क्या होता है कि इसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो प्रयोग है, कह रहे कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। क्या? डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं डॉल्फिन एक स्तन्य जीव है। ठीक है, स्तन्य जीव है। यहाँ पे देखते हैं डॉल्फिन एक स्तनपायी जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। इसमें गंगा डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। पेपर में यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप बताएंगे डॉल्फिन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ कर लाऊं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्यों? आप सभी जानते हैं रात के समय क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं ऑक्सीजन छोड़ने की बजाय वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण व्यक्तियों यानी कि बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात्रि के समय में नहीं सोना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कहने का मतलब कि रात के समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। लेकिन वस्तुतः होता क्या है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जो कि हमारे लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण गैस है। बिना ऑक्सीजन से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। कह रहे कि रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कर देते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि रात के समय में पेड़ के नीचे न सोने की सलाह इसलिए दी जाती है, पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है।
ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सी मीठी चीनी है? तो आप सभी जानते हैं वो है फ्रुक्टोज। ठीक है, आगे देख लेते हैं और इसमें से महत्वपूर्ण क्या बन सकता है। सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है, क्या है? मोनोसेकेराइड है, जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यह प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे मीठी शर्करा यानी कि सबसे मीठी चीनी से बोला जाता है। कई दफा ये पूछ लिया जाता है कि चीनी का अणुसूत्र क्या होगा, तो C6H12O6 होता है। ठीक, अगला देखिए, शर्करा में सबसे मीठी तो अभी हमने जाना वो है फ्रुक्टोज है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं जो कि और महत्वपूर्ण है। कह रहे कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, यानी कि मानव जीव में किस भाग से ये पता चलता है कि कोई भी चीज कड़वा लग रहा है या कड़वा लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर होगा पीछे के भाग, यानी कि आपके जीव के पीछे के भाग में जाएगा जब वो जो भी खाद्य पदार्थ, तो पता चलेगा कि वो कड़वा है या नहीं। मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, यानी कि अग्र छोर जो है मीठे, यानी कि जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो आपका मीठी के स्वाद वो बता देता है कि मीठा है। पश्च भाग उसके पीछे कड़वे, और पार्श्व भाग जो किनारे होते हैं वो खट्टे। जो आपके किनारे जो जीभ है, जीभ के किनारे वाला भाग जो वो बताता है खट्टा, और सामने वाला यानी कि शुरू वाला बताता है मीठा। पश्च भाग कड़वे, और बाकी अग्र छोर एवं किनारे वाला नमकीन के स्वादों को अनुभव कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मटर पौधा है, तो मटर एक पौधा क्या है, वह एक शाक है। क्या है? शाक है, पुष्प नहीं है, ना ही झाड़ी है। कह रहा है कि मटर शाक कुल का द्विबीजपत्री, क्या है? मटर शाक कुल का द्विबीजी, ठीक है, द्विबीजी पत्री पौधा है। यह एक रवि फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां भी है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है, कह रहे कि फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा कि फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। इनके पौधे लेग्यूमिनोसी, ठीक है, क्या? लेग्यूमिनोसिस कुल के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, लेग्यूमिनोसी के कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। क्या है? इनकी जड़ों में, ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले क्या पाए जाते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण वो कौन कौन से हैं? मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द। ठीक है, ये सारे। आगे देखते हैं, कह रहे कि थायरॉक्सिन ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये पहले भी बताया, तो वो क्या है? TSH है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, थायरॉक्सिन जो थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। आपसे पेपर में यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है, तो आप बताएंगे वो थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि। स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनिमयन करता है। यह हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। ठीक, अगला कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? यानी जो थायराइड ग्लैंड है, इसकी खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो वो होता है आयोडीन के कारण, और जिससे कि आप जानते हैं वो घेंघा बीमारी या ग्वेटर हो जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक एमिनो अम्ल एसिड है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन होता है। TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर थायराट्रोपिन, ठीक है, जिसका स्रवण अग्र पिट्यूटरी थायरोट्रॉप कोशिकाएं करती है। ठीक है, आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी पर पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का स्राव बढ़ा देता है, जिसका प्रभाव थायराइड के अधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा बीमारी हो जाता है, जिसे गैटोर भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, करके जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या करते हैं, यानी कि कौन सी उपभोक्ता यानी कि कौन सी कंज्यूमर होते हैं, तो हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। लेकिन जब हम सीधा साग सब्जी खाते हैं तो फिर हम प्रथम उपभोक्ता हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता वो होता है जो सीधे जीव जंतु को नहीं खाता है और वो साग सब्जी या फिर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो खाता है, उसको कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, कह रहे मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी हैं। मांसाहारी द्वितीय एवं गौण उपभोक्ता होता है। जो शाकाहारी होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, सिर्फ और सिर्फ वो साग सब्जी ही खाता है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं। उत्पादक पूछे तो पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक है,
तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से जो बीपीएससी का फेवरेट है और आने वाले एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।